हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ कौन कौन सी है, अभी देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ जैसे प्रमुख चुनौतियाँ उल्लेख निम्नानुसार है। हिंदी के प्रति भावात्मक अभिव्यक्ति का निर्माण। अहिंदी भाषी प्रदेशों के छात्र हिंदी क्यों सीखें? हिंदी क्या है? हिंदी को मातृभाषा के रूप में सीखें या अन्य भाषा के रूप में? हिंदी न सीखने से क्या हानि है? क्या हिंदी अक्षम या दरिद्र भाषा है? इन प्रश्नों के उत्तर के विषय में भ्रम पैदा किया जा रहा है। अतः अनेक अहिंदी भाषी छात्र हिंदी को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। छात्रों के मन में हिंदी के प्रति आस्था उत्पन्न करना, इसकी उपयोगिता एवं आवश्यकता बताना अति आवश्यक है। साहित्यिक सम्मेलनों, कवि सम्मेलनों, संगीत गोष्ठियों, प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं, समारोह आदि के द्वारा हिंदी शिक्षण के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। शिक्षण विधि संबंधी चुनौतियाँ। हिंदी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण किस पद्धति पर आधारित हो, इस प्रश्न का उत्तर पीछे दिया गया है। मुख्य रूप से 3 पद्धतियाँ हैं: व्याकरण अनुवाद पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति और संशोधन पद्धति। जब कुछ संशोधनों के साथ तीनों पद्धतियों के समन्वित रूप की ओर झुकाव है और पद्धति के क्षेत्र में भाषा विज्ञान से सहायता लेने का प्रयत्न किया जाता है। उच्चारण संबंधी सूचनाएं। हिंदी की कुछ ध्वनियाँ हिंदी भाषाओं में नहीं मिलती है। शब्दों के उच्चारण में अहिंदी भाषी छात्र स्वरलोप, पलाघात, अनुतान, वेग, लाघव का अनुपयुक्त प्रयोग करते हैं। वाक्यों के उच्चारण में अनावश्यक बलाघात व अनुतान प्रयुक्त करते हैं। कविता, छंद, सवैया, दोहा, चौपाई आदि को विधि रूपों में पढ़ना, गीत का गायन, कहानी कहना, वर्णन विवरण नाटकीय ढंग से पढ़ना आदि समस्याएं और इनका समाधान प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। लिपि संबंधी समस्या। हिंदी, संस्कृत और मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, किंतु अन्य भाषी भाषाओं की लिपियों में अंतर है। कुछ विद्वान सभी भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि का सुझाव देते हैं। इस विवादास्पद प्रश्न को उठाए बिना भी देवनागरी लिपि का अभ्यास छात्रों को कराया जा सकता है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों की समस्या। गए, हुए, चाहिए, कीजिए, 6 अंतर्राष्ट्रीय आदि कुछ शब्दों की वर्तनी की समस्या की अहिंदी भाषी छात्रों को परेशानी में डाल सकती है। व्याकरण की समस्याएं। हिंदी में 2 लिंग है, किंतु दक्षिणी भाषा में 3 लिंग है। एक ही अर्थ के 2 शब्द भिन्न लिंगों में प्रयुक्त हो सकते हैं, जैसे नेत्र और आँख या रास्ता और राह। एक ही शब्द 2 भिन्न अर्थों में 2 लिंगों में प्रयुक्त हो सकता है, जैसे हार यानी पराजय और माला। कुछ भाषाओं में लिंग के अनुसार क्रिया नहीं बदलती है, किंतु हिंदी में बदल जाती है। इन कठिनाइयों पर अभ्यास द्वारा ही विजय पाई जा सकती है। वाच्य संबंधी कठिनाइयाँ भी रहती है। पुरुष का प्रभाव क्रिया पर जिस रूप में हिंदी पर पड़ता है, वैसे ही कुछ अन्य भाषाओं में नहीं। प्रसर्गों की भी समस्या विद्यमान रहती है। विभक्तियाँ हैं और एक के लिए 2-3 विभक्ति तक प्रयुक्त होती है, जैसे कर्ता ने क्रम को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर पे। ठीक है। तेलुगु में कर्ता डुमुकुलुलुलुलु जागो को पड़े। कर्म निन नैन करण चेतन 3 संप्रदान के। कन्नड़ में अन्नु करण, कन्नड़ में इद। मलयालम में ए आई ओटू क आल उटे सटे ले इल। तमिल में ए आल ओडू कू आहा इरंदु इल। इदु श्रंडेल मेल कण की समझ गए। हिंदी में आख्यात पढ़ते, हिंदी में आख्यात कृत पढ़ते, तद्धित पढ़ते एवं नाम धातुओं की अपनी विशेषताएं हैं, जिनका सीखना अहिंदी भाषी छात्रों को कठिन प्रतीत होता है। पाठ्यक्रम संबंधी समस्याएं। हिंदी का शिक्षण कब प्रारंभ किया जाए, किस स्तर पर कितना पाठ्यक्रम रखा जाए, साहित्य कितना पढ़ाया जाए और सरकारी कामकाज के लिए क्या सिखाया जाए। इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर लेने से ही पाठ्यक्रम संबंधी समस्याओं के समाधान की दिशा मिल सकती है। पाठ्य पुस्तकों की संबंधियाँ।
हिंदी भाषी प्रदेशों की अपनी विशेष समस्याएं हैं, उनका ध्यान रखते हुए हिंदी की पाठ्यपुस्तक तैयार करनी चाहिए। दक्षिणापथ, पूर्वांचल, पश्चिमी और पश्चिमोत्तर प्रदेशों की विशेष समस्याओं को दृष्टिगत रखकर ही पुस्तक तैयार करना उचित है। एक ही पुस्तक सभी अहिंदी प्रदेशों के लिए लाभप्रद नहीं रहेगी। मूलभूत शब्दावली का विकास करना, तुलनात्मक शब्दों की सूची बनाना, शब्दकोश की वृद्धि के लिए शब्दावली नियंत्रण करना आवश्यक है। इन समस्याओं के प्रति सजगता की आवश्यकता है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी अध्यापक, हिंदी के उपयुक्त अध्यापकों की व्याख्या करना भी आवश्यक है। अध्यापकों हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी अध्यापक, हिंदी के उपयुक्त अध्यापकों की व्यवस्था करना भी आवश्यक है। हिंदी अध्यापकों में कुछ सामान्य योग्यता का होना आवश्यक है। केरल और असम को छोड़कर शेष सभी अहिंदी भाषा राज्यों ने हाई स्कूल स्तर की योग्यता को प्राप्त माना है, किंतु सभी प्रदेशों ने हिंदी की योग्यता का स्तर ऊंचा रखने के लिए हिंदी संस्थाओं की उन परीक्षाओं को अनिवार्य रखा जाता है जिनका BA के समकक्ष है। सभी प्रदेशों में हिंदी अध्यापकों को दीक्षित होना आवश्यक माना जाता है। हिंदी का पठन पाठन बढ़ रहा है, अतः हिंदी के लिए अनेक अध्यापक चाहिए। इन अध्यापकों का भाषा पर अधिकार हो और साहित्य का चाहे कुछ भी ज्ञान हो। इन अध्यापकों के लिए वेतन एवं अन्य सुविधाओं की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे हिंदी अध्यापक बनने में हीनता ग्रंथि के शिकार न हो। रुचिशील पाठ्यक्रम न बने। बालकों के मनोवैज्ञानिक आधार पर कक्षानुसार पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि सरकारें बदलने के साथ ही पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर दिया जाता है। अपने विचार के अनुसार पाठ्यक्रम थोप दिया जाता है। इससे बालकों की रुचि प्रभावित होती है। प्राथमिक कक्षाओं, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं में मानसिक योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम में विषयों को शामिल किया जाए तो ही बालकों की आकांक्षाओं पर हिंदी शिक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर प्राथमिक कक्षाओं में सरल कविताएं तथा छंदबद्ध कविताएं पढ़ाई जानी चाहिए। अतुकांत कविताएं बच्चों की समझ से बाहर होती हैं। बच्चे उनका अर्थ न तो समझ ही सकते हैं और न ही पढ़ाई में ही रुचि लेते हैं। कहानियाँ छोटी हो तथा सरस होनी चाहिए। स्थानीय विशेषताओं का समावेश न होना। जिस प्रदेश में हिंदी शिक्षण कराया जा रहा है उस प्रदेश की सामाजिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक विशेषताओं से संबंधित लेखों का पाठ्यक्रमों में समावेश किया जाना चाहिए। वहाँ की रीति रिवाजों, खान पान, वेशभूषा, पर्व, उत्साह आदि के बारे में हिंदी पुस्तकों में जानकारी दी जाए तो विद्यार्थी रुचि के साथ पढ़ सकेंगे। प्रांत के महान विचारकों, विद्वानों, साहित्यकारों द्वारा ऐसी रचनाओं का निर्माण कराया जाए जिससे वहाँ के महान संतों, महापुरुषों आदि के जीवन की गाथाएं, आत्मकथाएं, प्रेरणा आदि को पढ़ाया जाना चाहिए। समस्या ये है कि प्राय हिंदी के पाठ्यक्रम में इन सब बातों की उपेक्षा की जाती है, जिससे हिंदी शिक्षण में पर्याप्त रुचि जागृत नहीं हो पा रही। हिंदी कठिनता का भ्रम। प्राय अहिंदी प्रदेशों में हिंदी की कठिन शब्दावली से हिंदी को कठिन भाषा मान लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदी कठिन लगती जरूर है लेकिन कठिन नहीं है। हिंदी कठिनता के भ्रम में ही अहिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए रटंत विद्या की जगह समझ शिक्षा पर जोर दिया जा सकता है। हिंदी के प्रति उपेक्षा का भाव। अधिकांश लोग हिंदी विषय को महत्वपूर्ण न मानकर काम चलो विषय मानते हैं, इसलिए हिंदी विषय के प्रति उपेक्षा का भाव देखा जाता है। कक्षा में हिंदी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने को विद्यार्थी गंभीरता से नहीं लेते। आम धारणा यह है कि इसमें तो 2-4 दिन पढ़कर ही उत्तीर्ण हुआ जा सकता है। ऐसी उपेक्षा से हिंदी के प्रति लोगों का रुझान कम होता जा रहा है, जो एक प्रमुख समस्या है। इस ओर ध्यान देना जरूरी है। हिंदी शिक्षक की अकुशलता। प्राय नौकरी लगने हेतु हिंदी विषय के शिक्षक बनने वालों में हिंदी शिक्षण के प्रति उत्साह कम देखा जाता है। वे पूरी तरह हिंदी शिक्षक बनने के योग्य नहीं होते, क्योंकि हिंदी शिक्षक केवल शिक्षक ही नहीं होता, अपितु शिक्षक के अतिरिक्त उससे अनेक कुशलताओं की अपेक्षा की जाती है, जिससे छात्र छात्राओं में हिंदी के प्रति रुझान पढ़े तथा हिंदी पढ़ना गौरव का विषय बने। ये कुशलता शिक्षक में न होना भी हिंदी के लिए समस्या का कारण है। अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी शिक्षक के समक्ष दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है। इसके लिए 2 भाषाओं का ज्ञान रखना आवश्यक होता है।
एक तो हिंदी का ज्ञान तथा दूसरा वहाँ की मातृभाषा का ज्ञान। इस प्रकार हिंदी शिक्षक की कुशलता हिंदी के प्रभाव को बढ़ाती है। विगत वर्षों की तुलना में मातृभाषा का स्थान प्राप्त नहीं है और इस शिक्षण के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण आदि पर विशेष ध्यान नहीं है। स्कूलों में हिंदी भाषा के शिक्षकों के प्रति उपेक्षा भाव के कारण उनमें कुछ हीन भावना का प्रादुर्भाव है। इसके कारण शिक्षण में उचित वातावरण की कमी हो जाती है। विद्यार्थियों में भी अन्य विषयों की अपेक्षा मातृभाषा के प्रति उपेक्षा या उदासीनता का भाव और अरुचि देखी जाती है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली की मातृभाषा की कमजोरी का एक कारण है। विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के स्थान पर विद्यार्थियों में किसी बाजरू नोट आदि से रटकर सफलता प्राप्त करने की इच्छा उनके शब्द भंडार तथा भाषा ज्ञान में वृद्धि नहीं करते। स्कूलों में बच्चों की रचनात्मक प्रवृत्ति को उत्साहित करने और हिंदी भाषा के अन्य ग्रंथों के प्रति रुचि उत्पन्न करने का वातावरण का अभाव है। बच्चों की घरों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार है। वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या के कारण व्यक्तिगत निरीक्षण एवं सहायता की कमी है। प्रश्न, मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। वर्णों की अधिकता, ये भी समस्या है। भाषा का प्राथमिक रूप क्या कहलाता है? बोलना। भाषा का प्रारंभिक बोध होता है अनुकरण एवं श्रवण से। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत नोम चॉम्स्की का है। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ का निर्माण करना। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा का प्रयोग पर बल देंगे। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि विद्यमान माध्यमों की जानकारी समझने में मदद करता है। भाषा प्रयुक्त भाषा संबंधी में मदद करता है। देख लो अभी सही है। भाषा संबंधी में मदद करता है। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की आर्थिक व सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है। कौन सी भाषा इंस्टिंक्ट लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है? मातृभाषा इंस्टिंक्ट लैंग्वेज। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। कालिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है। आप क्या करेंगे? धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। डांट फटकारने से काम होगा नहीं भाई, प्रोत्साहित करेंगे तभी हो सकता है काम। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा के नियम सीखे जाते हैं। अरे भाई, नियम सीखे नहीं जाते हैं। नियम कोई थोड़ी सीखते हैं, अर्थ ग्रहण करना पड़ता है उनका शब्दों का। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। एक बहुभाषिकता कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यतः पठन डिस्लेक्सिया होता है। संगीता अक्षर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है। डिस्क्राफिया बच्चे की गिनने की क्षमता के लिए एक प्राथमिक शर्त है। संख्या शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह हो। निम्न में बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं है। पाठ्यपुस्तक को ग्रहण करने में
भाषा संबंधी त्रुटियां पाठ्य पुस्तकों को ग्रहण करने में नहीं होती है। शब्दोच्चारण में होती है, वर्तनी में होती है। भाषा संबंधी त्रुटियां वाक्य संरचना संबंधी हो सकती है। पाठ्य पुस्तक को ग्रहण करने में भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं होती। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। सभी प्रकार के मूल्यांकन, जिसमें केवल छात्रों की असफलताओं को जानना, छात्रों की क्षमता और कमजोरी को जानने में और शिक्षण प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाने में। भाषा शिक्षण का लक्ष्य है भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास। भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, व्याकरण से संबंधित चुनौतियाँ, पठन संबंधित चुनौतियाँ, लेखन संबंधित चुनौतियाँ। बालकों के भाषा सीखने में एक उपयुक्त परिवेश नहीं है। पर्यावरण एक उपयुक्त परिवेश नहीं है। विद्यालय है, समाज है, परिवार है। पर्यावरण से वो भाषा थोड़ी सीखता है, पर्यावरण से अनुभव सीख सकता है ज़रूर। भाषा एक उपकरण के रूप में प्रयोग की जाती है। क्षमताओं का विकास करने में, सीखने में, मानव सभ्यता और संस्कृति की पहचान करने में। किसी देश या प्रदेश के राजकाज या प्रशासन में जिस भाषा का प्रयोग होता है, कौन सी भाषा कहलाती है? तो राजभाषा। भाषा की परिपक्वता से तात्पर्य है व्याकरणिक नियमों की जानकारी होना। भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है? मातृभाषा को। भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती है? जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, उन्हें कठिनाई नहीं होती। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। यह कथन निम्न में से किसका है? चॉम्स्की का। प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने में का अर्थ है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार करना। प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री और उनका उपयोग। हिंदी शिक्षण सामग्री कौन कौन सी आती है वो देख लेते हैं। यह अच्छा टॉपिक है थोड़ा। शिक्षण के समय विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उसे शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग एड कहते हैं। अतः वे साधन जो अध्यापक की उद्देश्य पूर्ति में सहायक होते हैं उन्हें सहायक सामग्री कहा जाता है। कोटारी आयोग 64 शासन ने भारतवर्ष की कक्षाओं में शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से होना है। प्रोफेसर जे वेबर ने दृश्य साधनों का परीक्षण किया। एडगर ब्रूस वेसेल ने सर्वदर्शी साधन अनुभव प्रदान करते हैं। उनके प्रयोग से वस्तुओं तथा शब्दों का संबंध सरलता से जुड़ जाता है। बालकों के समय की बचत होती है। जहाँ बालकों का मनोरंजन होता है वहाँ बालकों की कल्पना शक्ति तथा निरीक्षण शक्ति का भी विकास होता है। प्रोफेसर रूलन ने सर्वदर्शी साधनों का परीक्षण किया। पेस्टोलॉजी शिक्षण में पदार्थों के प्रत्यक्ष अनुभव पर बल दिया। फोब्रेल एवं मॉन्टेसरी पद्धति ने भी दृश्य सर्वी उपकरणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। फ्रोबेल सहायक सामग्री का जनक माना जाता है। कॉम्युनिस संपूर्ण ज्ञान का आधार इंद्रिय ज्ञान द्वारा साक्षात्कार है। इंद्रिय ज्ञान द्वारा मूर्त रूप से ग्रहण किया गया अधिगम सुगम हो जाता है। वेबर हमारी लगभग 40% सामान्य विचारधारा दृश्य, 25% विचारधाराएं सर्वे, 17% विचारधाराएं स्पर्श अनुभूतियों पर आधारित होती है। मैकॉन तथा रॉबर्ट शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा छात्रों की एक से अधिक इंद्रियों को प्रभावित करके पाठ्यवस्तु को सरल एवं रुचिकर तथा प्रभावशाली बनाते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग तथा रखरखाव में सावधानियाँ। उद्देश्य की पूर्ति, कक्ष के अनुसार आकार, छात्रों को स्तर अनुकूल, रोचक एवं आकर्षक, प्रभावशाली, अल्प लागत, विषय की स्पष्टता, अनुपयोगी पदार्थों का उपयोग और सुंदर एवं सुडौल और स्पष्ट। बहु माध्यम का अर्थ है, बहु शब्द का अर्थ है ज़्यादा, अधिक, बहुत। माध्यम शब्द का अर्थ है आधार। आज शिक्षा देने के बहुत से माध्यम हैं, हर देश की भाषा है। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग, रखरखाव में सावधानी कौन सी? उद्देश्य की पूर्ति, कक्ष के अनुसार आकार, छात्रों को स्तरानुकूल, रोचक एवं आकर्षक, प्रभावशाली होनी चाहिए, लागत कम होनी चाहिए, विषय की स्पष्टता होनी चाहिए, अनुपयोगी पदार्थों का उपयोग, सुंदर, सुडौल और स्पष्ट।
आज भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है और 11 शास्त्रीय भाषाओं को, कितनी, 11 शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। कोई हिंदी माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो कोई अंग्रेजी माध्यम से, कोई गुजराती माध्यम से, तो कोई पंजाबी माध्यम से, तो कोई अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार एक भाषा लेकर ज्ञानार्जन कर रहे हैं या कर सकते हैं। किसी भी छात्र या व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। शिक्षण के अन्य संसाधन। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर शिक्षण को रुचिकर, सरल एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने में सहायक होता है। इनका वर्गीकरण निम्नानुसार है। सर्वे दृश्य सामग्रियाँ, जिसमें सर्वे सामग्री रेडियो, ग्रामोफोन, लिग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर, यही जो उदाहरण है रटने हैं, पहले रटो और बाद में रटो, कभी रटना है। 4 है, इसमें फिक्स है सर्वे में, रेडियो, ग्रामोफोन, लिग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर। ठीक है। दृश्य में वास्तविक वस्तुएं होती हैं। दृश्य में कौन सी वास्तविक वस्तुएं? नमूने, चित्र, वास्तविक वस्तुएं, नमूने, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, खाके, ग्राफ, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड, प्लान बोर्ड, फ्लैश बोर्ड, फ्लैश कार्ड, पोस्टर, छायाचित्र, मूक फिल्म, स्लाइड, जादू की लालटेन और चित्र विस्तारक। यानी जो बोर्ड है ना विभिन्न प्रकार के, वो बोर्ड दृश्य में आएंगे। बोर्ड है किस में आएंगे? बोर्ड दृश्य में आएंगे। अब दृश्य सर्वे दृश्य सामग्री में चलचित्र, मैं तो कहता हूँ सर्वे दृश्य याद कर लो और सर्वे वाला याद कर लो। कौन से? वो 4, रेडियो, ग्रामोफोन, लिग्वाफोन और टेप रिकॉर्डर। और ये याद कर लो कितने? 6 बस। पीछे जो भी बचते हैं वो दृश्य में आएंगे। सर्वे दृश्य सामग्री में चलचित्र, समाचार संबंधी, दूरदर्शन, वीडियो टेप, रिकॉर्डिंग ध्वनि से युक्त, मुद्रित सामग्री, ड्रामा। ठीक है। बोर्ड, जो जितने भी बोर्ड है वो बोर्ड सभी किस में आते हैं? तो वो आएंगे दृश्य सामग्री में। दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार की सामग्रियाँ 2 वर्गों में वर्गीकृत की जा सकती है। कुछ सामग्रियाँ यंत्रों के माध्यम से ही चलती है तो कुछ को सहज संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये सरलता से किन्हीं उपकरणों के बिना सामान्य रूप में तैयार की जा सकती है। साक्ष्य एकत्रित किए जा सकते हैं। इस प्रकार सरलता से निर्मित व प्रस्तुत वस्तुओं को सहज दृश्य सर्वे उपकरण की संज्ञा दी जाती है। सहज दृश्य सर्वे उपकरण। दृश्य उपकरण, श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड। निर्माता विलियम जेम्स। आकार आयताकार होना चाहिए। श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक 45 डिग्री का कोण बनाता है। श्यामपट्ट पर लिखे हुए को मिटाते समय ऊपर से नीचे मिटाया जाता है। यह कक्षा में अध्यापक का मित्र होता है। अध्यापक पाठ योजना को श्यामपट्ट के द्वारा ही विकसित चलता है। सामान्यतः काले रंग का बोर्ड अधिक प्रचलित है, जिस पर सफ़ेद खड़िया या चौक से लिखा जाता है। अध्यापक श्यामपट्ट का चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र, गृह कार्य आदि के लिए प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सकता है। भाषा शिक्षक का श्यामपट्ट लेख अच्छा, शुद्ध तथा सौंदर्य युक्त होना चाहिए। वास्तविक पदार्थ। वास्तविक पदार्थों से छात्रों को साक्षात्कार कराकर शिक्षण कार्य किया जाता है। कक्षा में पाठ से संबंधित पदार्थों को ले जाकर विद्यार्थियों के समक्ष रखकर दिखा देने से विषय को अच्छी तरह समझ सकते हैं। फलों, फूलों, छोटे पौधों, अनाज, दालों आदि को विषय वस्तु के अनुसार बालकों को जानकारी दी जा सकती है। बहुत से बालकों ने कमल का नाम तो सुना होता है, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष में कमल को नहीं देखा होता है। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। इसे अगर हम कक्षा में ले आकर बताएं तो बालकों में रोचकता तथा उत्सुकता का समावेश हो सकेगा। ध्यान देने की बात यह है कि ऐसी वस्तु या पदार्थ कक्षा में न ले जाएं जिससे तमाशा बन जाए तथा बच्चे पढ़ने की ओर ध्यान ही न दें। चित्र। पाठ शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाने के लिए चित्रों का विशेष योगदान है। चित्रों में रेखाओं तथा रंगों के संयोजन में मूक भाषा में किसी तथ्य या भाव को प्रकट किया जाता है। चित्र में वस्तुओं का चित्रण किया जाता है। शैक्षिक चित्र साधारण चित्रों से भिन्न होते हैं। उनमें मनोरंजन के अतिरिक्त भावाभिव्यक्ति, सौंदर्य अभिव्यक्ति तथा मूल विषय को स्पष्ट करने की क्षमता होती है। ये चित्र बड़े रूप में होते हैं तथा शिक्षण प्रक्रिया के अनुकूल होते हैं, जैसे महापुरुषों के चित्र, संत कवियों के चित्र, आधुनिक साहित्यकारों के चित्र, युद्धों के वर्णन,
पर्व मेलों के चित्र, धार्मिक स्थलों के चित्र, गांवों शहरों के चित्र, प्रसिद्ध स्मारक व भवनों के बीच चित्रों को सामने की ओर बीच में टांगना चाहिए ताकि सब देख सके। चित्र स्पष्ट होने चाहिए, आकर्षक तथा पूर्ण होने चाहिए जिससे शिक्षण उद्देश्य पूरा हो सके। चार्ट यह भी दृश्य माध्यम है जिसमें तथ्यों और चित्रों का सहयोग होता है। चार्ट के माध्यम से क्रमबद्ध शिक्षा दी जा सकती है तथा तार्किक ज्ञान दिया जा सकता है। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाते समय वृक्ष चार्ट, समय चार्ट, काल क्रमानुसार चार्ट तैयार किए जा सकते हैं। इसके अलावा कवियों लेखकों को पढ़ाते समय चित्र युक्त चार्ट उपयोगी होते हैं। मॉडल या प्रतिमूर्ति लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, कार्डबोर्ड, गत्ता आदि की बनाई गई प्रतिमूर्तियाँ शिक्षण हेतु आकर्षक एवं प्रभावी होते हैं। ये प्रतिमूर्तियाँ किसी बड़ी वस्तु का छोटा नमूना होता है जिसे देखकर वास्तविक वस्तु का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। जिन वस्तुओं के बारे में कक्षा में बताना हो, अगर वे बड़े रूप में नहीं आ सकती है तो उनके छोटे रूप के मॉडल को कक्षा में उपस्थित किया जा सकता है। जैसे हवा महल, जंतर मंतर, कीर्ति स्तंभ, ताजमहल, लाल किला आदि की प्रतिमूर्तियाँ लाकर कक्षा में दिखाई जा सकती है। रेखा चित्र प्रतिमूर्ति पोस्टर वास्तविक वस्तु के अभाव में शिक्षक श्यामपट्ट पर रेखा चित्रों के द्वारा विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करता चलता है। जैसे गोलाकार, अंडाकार, कोणों, घुमावों को रेखाओं के द्वारा स्पष्ट करता है। मानचित्र भाषा शिक्षण में ऐतिहासिक तथा भौगोलिक तथ्यों तथा प्रसंगों को उजागर करने के लिए मानचित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे खजुराहो, नालंदा, गंगोत्री, यमुनोत्री नदियों के स्थानों, पर्वतों की स्थिति आदि का अध्ययन मानचित्रों से समझा जा सकता है। जैसे कुंभ के मेले का पाठ पढ़ाते समय कुंभ लगने वाले शहरों की स्थिति हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और पाठ्यपुस्तक शिक्षा के क्षेत्र में यह सबसे पुराना उपकरण है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक महाराष्ट्र में। पाठ्यपुस्तक शिक्षा के क्षेत्र में ये सबसे पुराना उपकरण है। ये दृश्य उपकरण है। बहुत समय तक तो अध्यापक के पास केवल यही एक साधन था जिसके द्वारा वह पूर्व संचित अनुभवों को बालकों तक पहुंचाता था। पाठ्यपुस्तक एक विशेष कक्षा के लिए बनी होती है और उसमें वे सभी बातें होती है जो उस कक्षा विशेष के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार एक डॉक्टर भिन्न भिन्न रोगियों के लिए भिन्न भिन्न औषधियाँ निर्धारित करता है, उसी प्रकार एक कुशल अध्यापक पाठ्यपुस्तक से वे सभी बातें चुन लेता है जो उसकी कक्षा के लिए नितांत आवश्यक है। फेल्ट बोर्ड ये शिक्षा के क्षेत्र में एक नवागंतुक है जिसे हम श्यामपट्ट का भाई कह सकते हैं। फेल्ट बोर्ड को श्यामपट्ट का भाई कह सकते हैं। ये एक बोर्ड तख्ता होता है जिस पर किसी भी रंग का फेल्ट या बिलियर्ड क्लॉथ एक प्रकार का कपड़ा लगाया जाता है। इस फेल्ट बोर्ड पर गत्ते, रेगमाल अथवा किसी भी अन्य ऐसी वस्तु की बनाई आकृतियाँ, चित्र, अक्षर आदि चिपके रहते हैं। ये कटे हुए अक्षर, चित्र जल्दी से चिपकाए तथा हटाए जा सकते हैं। इसलिए भाषा शिक्षण के लिए ये एक महत्वपूर्ण दृश्य सामग्री चित्रदर्शक ये एक यंत्र है जिसके द्वारा चित्र, मानचित्र, पुस्तक तथा पत्रिका आदि का कोई पृष्ठ बड़े आकार में पर्दे पर दिखाया जा सकता है। इसका प्रयोग भी चित्र के समान ही किया जाता है, परंतु इस यंत्र में एक विशेषता है। इस यंत्र के द्वारा सारी कक्षा एक साथ ही कोई चित्र देख सकती है, परंतु इसका मूल्य अधिक होता है। पोस्टर, कार्टून पोस्टर यह सहायक सामग्री किसी सूचनात्मक ज्ञान एवं व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने का सरल माध्यम है। उदाहरण, भारत की विभिन्नता में एकता को भारत में बसने वाले लोगों को एक पोस्टर में अपनी वेशभूषा में प्रस्तुत कर दर्शाया जा सकता है। सर्वे उपकरण, आकाशवाणी, रेडियो कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य शिक्षा, सूचना तथा मनोरंजन होता है। आकाशवाणी द्वारा विद्यालय कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न विषयों को लेकर वार्ताएं, पाठ, शिक्षण, परिचर्चाएं आयोजित की
की जाती रही है जो साहित्य शिक्षण के लिए उपयोगी होती है। इसके अतिरिक्त युवाणी हिंदी विभाग विभिन्न साहित्यकारों की रचनाएं प्रसारित करता है, जैसे बालकों में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि विकसित होती है। युववाणी हिंदी साहित्य की रचनाओं को प्रसारित करता है, अच्छी बात है। टेप रिकॉर्डर ये ध्वनि को संग्रहित करने तथा उसे आवश्यकता अनुसार प्रकट करने की क्षमता रखता है, अतः इसमें कविता, गीत, भाषण टेप करने के बाद बार बार सुन सकते हैं। भाषा शिक्षण में ये बहुत उपयोगी है। उच्चारण को शुद्ध करने का अभ्यास टेप से हो सकता है। बार बार सुनकर ये कोशिश की जाती है। उच्चारण के अलावा अपनी भाषण कला सुधारने, कविता, गीत आदि को पढ़ने की रोचक शैली जानने आदि के लिए टेप रिकॉर्ड उपयोगी उपकरण है। ग्रामोफोन शिक्षा के क्षेत्र में जिन सर्वे उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है उनमें सबसे सस्ता उपकरण ग्रामोफोन है। भाषा शिक्षण में ग्रामोफोन का एक विशेष स्थान है। कविता और गद्य, नाटकीय पाठ, बड़े आदमियों के भाषण, शुद्ध उच्चारण आदि ग्रामोफोन द्वारा सीखे जा सकते हैं। ग्रामोफोन की विशेषताएं निम्नलिखित है। अध्यापक जब चाहे रिकॉर्ड बजा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर ग्रामोफोन रिकॉर्ड एक से अधिक बार भी बजाया जा सकता है, परंतु दुर्भाग्य से अभी भारत में ऐसे ग्रामोफोन रिकॉर्ड नहीं बने हैं जिनका प्रयोग भाषा की शिक्षा में किया जा सके। दृश्य श्रव्य उपकरण चलचित्र शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए आज भिन्न भिन्न राष्ट्रों में चलचित्रों की सहायता ली जा रही है। ये चलचित्र छवि गृह में दिखाए जाने वाले चलचित्रों से भिन्न होते हैं। ये चलचित्र 16 मिलीमीटर की फिल्म पर बनाए जाते हैं और 16 मिलीमीटर के प्रक्षेपक प्रोजेक्टर के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ये चलचित्र विशेष रूप से कक्षा में दिखाए जाने के लिए बनाए जाते हैं। यद्यपि विज्ञान, भूगोल तथा इतिहास आदि अनेक विषयों पर इस प्रकार के चलचित्र बनाए जा चुके हैं, परंतु भाषा शिक्षण के क्षेत्र में इनका प्रयोग बहुत कम हुआ है। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में एक सफल साधन के रूप में इन चलचित्रों का संबंध पाठ्यक्रम के साथ होना चाहिए। भाषा के चलचित्रों में नीचे लिखी विशेषताएं होनी चाहिए। चलचित्र छोटा हो, जो कुछ भी रजत पट पर दिखाए जाए वह स्पष्ट होना चाहिए, चाहे इसके लिए फिल्म की गति कुछ कम ही क्यों न करनी पड़े। चलचित्र की भाषा सरल होनी चाहिए। चलचित्र बालकों के स्तर तथा अवस्थाओं के अनुसार होना चाहिए। जिस विषय पर चलचित्र बनाया गया है उस विषय पर साथ में निर्देश पुस्तिका भी होनी चाहिए। शिक्षा की दृष्टि से चलचित्रों का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि ये नेत्र और कर्ण दोनों इंद्रियों को प्रभावित करते हैं, पर उपकरण बहुत महंगा है। चलचित्र क्या है? ये उपकरण बहुत महंगा है। दूरदर्शी टेलीविजन नभवाणी द्वारा प्रसारित कार्यक्रम को हम केवल कानों द्वारा ही सुन सकते हैं, परंतु दूरदर्शी द्वारा प्रसारित कार्यक्रम को हम कानों द्वारा सुनने के साथ ही उसे नेत्रों द्वारा देख भी सकते हैं। कुछ वर्षों से अमेरिका तथा यूरोप के कुछ विद्यालयों में भाषा की शिक्षा में दूरदर्शी से सहायता ली जाती है। दूरदर्शी का प्रभाव नभवाणी से अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति सुनने के साथ ही साथ देखता भी जाता है। नाटक एवं अभिनय किसी नाटककार का नाटक एकांकी मंच पर खेलकर मंचित होता देखकर सहज बोध एवं अनुभव प्राप्त होता है। इससे सौंदर्य बोध एवं भावानुभूति सार्थक होती है। नाटक अभिनीत होता है देखने तथा पात्रों एवं द्वारा संवाद अभिनयपूर्ण प्रस्तुति से अभिनय करने वालों एवं दर्शकों सभी को विशिष्ट ज्ञान प्राप्ति एवं आनंदानुभूति होती है। कविता पाठ कवि द्वारा वाणी के उतार चढ़ाव एवं भावा अभिनय कविता के भावों को प्राण प्रदान करते हैं। प्रत्येक रूप से इस प्रकार के आयोजन विशेष रूप से साहित्यिक अनुभूति एवं भाषा या विज्ञान दोनों दृष्टियों से लाभप्रद हैं। परिभ्रमण प्रकृति निरीक्षण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का परिभ्रमण छात्रों को भाषा एवं साहित्य के पाठों में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इन सामूहिक विचार विमर्श में प्रमुख स्मरणीय बिंदु NCERT के अनुसार सहायक सामग्री 6 प्रकार की होती है। ग्राफिक डिस्प्ले, त्रिआयामी सर्वे, प्रक्षेपी और प्रक्रिया इंद्रियों के आधार पर। सर्वे दृश्य सामग्री
प्रौद्योगिकी के आधार पर कठोर उपगम मृदु परम प्रक्षेपण के आधार पर प्रक्षेपित सामग्री इसके प्रदर्शन हेतु मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। फिल्म स्ट्रिप, ट्रांसपेरेंसी स्लाइड, एपिडोस्कोप, ओएचपी ओवरहेड प्रोजेक्टर, जादुई लालटेन चित्रों, रेखा चित्रों, चार्ट आदि की स्लाइडों को बड़ा करके प्रस्तुत किया जाता है। किसे? जादुई लालटेन से। जादुई लालटेन किस में आती है? दृश्य में और प्रक्षेपित में। अप्रक्षेपित सामग्री में कौन सा आता है? इनका सीधा प्रदर्शन किया जाता है, इनका प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो श्यामपाठ, चित्र, चार्ट, मॉडल, नक्शा, ये जो वास्तविक वस्तुएं हैं वो तो अप्रक्षेपी है, जबकि जो मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं वो प्रक्षेपी। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया। ये कौन ही मार थे इसके, यानी मार्कोनी। भारत का पहला रेडियो स्टेशन मुंबई में जुलाई 1927 में स्थापित किया गया। रेडियो का स्कूल प्रसारण में शुभारंभ 1937 में कोलकाता से हुआ। शैक्षिक रेडियो चैनल ज्ञानवाणी बना। भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई? 1927 में मुंबई में। ग्रामोफोन, चूड़ी का बाजा, ग्रामोफोन को कहते हैं चूड़ी का बाजा। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड स्थायी होता है। विभिन्न यंत्रों में सबसे प्राचीन ग्रामोफोन को माना जाता है। टेप रिकॉर्डर के प्रचलन से ग्रामोफोन का प्रचलन समाप्त हो गया। टेप रिकॉर्डर के प्रचलन से ग्रामोफोन का प्रचलन समाप्त हो गया। जब से रिकॉर्डिंग वाली आ गई तब ग्रामोफोन समाप्त हो गया। लिग्वाफोन को सीतावादी कहते हैं। लिग्वाफोन का रिकॉर्ड स्थायी होता है। टेप रिकॉर्डर के प्रचलन के कारण यह भी प्रचलन से बाहर हो गया। टेप रिकॉर्डर का रिकॉर्ड स्थायी होता है। एनसीईआरटी का नई दिल्ली में शैक्षिक टेप संग्रहालय। भाषा प्रयोगशाला, लिग्वा लैब, सर्वश्रेष्ठ राज्य स्तरीय लिग्वा लैब झालाना डूंगरी जयपुर में। भाषा प्रयोगशाला के 3 भाग हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाषा प्रयोगशाला या सर्वश्रेष्ठ राज्य स्तरीय लिग्वा लैब कहाँ पे है? झालाना डूंगरी जयपुर पे। भाषा प्रयोगशाला के 3 महत्वपूर्ण भाग हैं। श्रवण कोष्ठों की संख्या 16 से 20 होती है, जहाँ छात्र बैठकर कार्य करते हैं। परामर्शदाता कोष्ठ, इस कोष्ठ में कई प्रकार के मास्टर ट्रैप रखे रहते हैं। परामर्शदाता और छात्रों के मध्य संबंध स्थापित करने की व्यवस्था यहाँ होती है। नियंत्रण कक्ष, इस कक्ष में छात्रों को उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रकार के टेप रिकॉर्ड तथा उपकरण रखे होते हैं। परामर्शदाता मास्टर टेप का प्रयोग करता है। दूरदर्शन, टेलीविज़न का आविष्कार बेयर्ड ने किया। दूरदर्शन यानी कि टेलीविज़न का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने किया। कंप्यूटर संगणक का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। टीवी का आविष्कार किसने किया? बेयर। रेडियो आया तो कौन ही मार दी, और टीवी आई तो फिल्म देख रहा है और बियर पी रहा है। ठीक है। और कंप्यूटर आया चार्ल्स बेबेज, बोल बैठ रहे बेबेज। लिग्वाफोन या रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? भाषा पुस्तकालय में पुस्तकें होनी चाहिए। लोक रंजनकारी, साहित्यिक, लोक मंगलकारी, सभी प्रकार की। दृश्य साधन का उपयुक्त उदाहरण है चित्र विस्तारक दृश्य है। ठीक है। भाषा की अच्छी पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषता है सरल एवं सरस शब्दावली। मातृभाषा शिक्षण का साधन नहीं है। लघु गणक सारणी नहीं है। मैंने भी ये आज ऑप्शन आया था उसमें यही किया था। चित्र विस्तारक हो सकता है, चित्र दर्शन हो सकता है, ग्रामोफोन, यानी पीवाई को वापस पूछा गया था। निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन, निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है। ओवरहेड प्रोजेक्टर का पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है, तो मैं भी एक ओवरहेड प्रोजेक्टर ले आऊँगा। ठीक है। उसको कनेक्ट करके बच्चों को सीधा बोर्ड पर पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। सीधा क्या करेंगे, क से कबूतर पढ़ाना हो, ABCD पढ़ानी हो, कुछ भी पढ़ाना हो, ओवरहेड प्रोजेक्टर चालू किया और दीवार पे सब बोर्ड पे पढ़ा दिया जाएगा डिजिटल रूप से। तो उनका भी मनोरंजन हो जाएगा, सीखेंगे आसानी से।
पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित नहीं करना है भाई, बढ़ाना है ज्ञान को। भाषा शिक्षण के किस संसाधन द्वारा शुद्ध उच्चारण, वाक्य संरचना, पाठ तथा वार्तालाप रिकॉर्ड के माध्यमों से सिखाया जा सकता है? तो ग्रामोफोन, लिग्वाफोन दोनों आएंगे। भाषा शिक्षण का दृश्य सर्वे साधन है नाटकीकरण। पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है जिल्द। पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है जिल्द बाहर होती है, भाषा अंदर होती है, विषय सामग्री अलग होती है, शैली भी अंदर होती है, किंतु जिल्द बाहर होती है। भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक है साधन। पाठ्यपुस्तक क्या है? साधन है। भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री है। मानचित्र सबसे कम महत्व की है, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री का गुण है परिशुद्धता, प्रासंगिकता, रोचकता। पढ़ाई जाने वाली शिक्षण सामग्री को विस्तृत कर रहा परस्पर संबंधी कथनों का एक सेट निम्न का कौशल कहलाता है। प्रतिपादन या व्याख्या करना। सर्वदर्शी ऑडियो विजुअल सहायक का वर्गीकरण एडगर डेल द्वारा किया गया। सर्वदर्शी का वर्गीकरण एडगर डेल। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण साधन के रूप में ऑडियो टेप के विषय में गलत है? वे महंगे होते हैं। ऑडियो टेप को महंगा डब्बा हो रुपये मिल जाए दुकान में, क्यों डपोट बनावे। दृष्टिबाधित छात्रों की मदद कर सकते हैं, यह तो सही है। पोर्टेबल होते हैं, सही है। आसन से पुनः पेश किए जा सकते हैं। महंगे नहीं है भाई, रेडियो ऑडियो टेप महंगी हो 200 रुपये लागे। प्रोजेक्ट द्वारा आकृति को पर्दे पर दिखाया जाता है। हमारी ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्ति के द्वार है। इस कथन और शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग के मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिकतम अधिगम के लिए उपयोगी है? तो वो है स्पर्श करना और सुनना। अधिगम लिए ज्ञानेंद्रिय हैं तो इसका मतलब ज्ञानेंद्रिय स्पर्श करेगी और सुनेगी। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहयोगी करती है, प्रेरित करती है, प्रभावित करती है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने वाली सामग्री है तो वो है ब्लैक बोर्ड, पाठ्य पुस्तक, मानचित्र सभी। दृश्य सर्वे सामग्री है ब्लैक बोर्ड और कंप्यूटर। ग्राफ नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उदाहरण है? दृश्य सामग्री का। उच्चारण संबंधी समस्या को ठीक करने के लिए किन यंत्रों की मदद नहीं लेनी चाहिए? समाचार पत्रों की मदद नहीं लेनी चाहिए। कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो। नकारात्मक प्रभाव पड़ा है फिर उसका कोई मतलब नहीं है। शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए कि वह शिक्षण बिंदु के लिए सरल, सुगम तथा उपयुक्त हो, प्रकरण से संबंधित हो, कक्षा के अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो। गुरुद्वारा और ईंट की भट्टियाँ दोनों क्रमशः गुरुद्वारा ऐतिहासिक और ईंट की भट्टियाँ आर्थिक संसाधन है। एक विद्यार्थी दंतांश साधन यानी समाचार पत्र, पीरियडिकल्स, अन्य ग्रंथ सामग्री आदि का एल्बम बनाकर उपयोग में लाना इस प्रकार के शिक्षण लक्ष्य से संबंधित है। कौशल है उसके अंदर। समाचार पत्र कैसी शिक्षण सामग्री है? समाचार दृश्य है भाई। विभिन्न दृश्य सर्वे दृश्य सामग्रियों के संबंध में प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान अनुभव का शंकु एडगर डेल। और इन्होंने ना अलग अलग वर्गीकृत किया सामग्रियों को। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है ग्लोब। महाद्वीपों के बारे आनुपातिक एवं आकार को दर्शाना है तो ग्लोब लाओ भाई।
सहायक सामग्री का जनक फ्रोबेल। जिस सामग्री के द्वारा सुनकर देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह कहलाती है दर्शन सर्वे। रेडियो, प्रोजेक्ट, वीडियो, टेलीविजन आदि हार्डवेयर उपकरण। कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है विशिष्ट अधिगम परिस्थिति निर्माण के लिए। पाठ्यांश के प्रस्तुतिकरण में कलात्मक कार्यान्वयन है प्रदर्शन तकनीक। दर्शन सर्वे साधनों की सहायता से अनुभवों के आधार पर एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण जैसे अनुभव का त्रिकोण के रूप में जाना जाता है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? एडगर डेल द्वारा। संकल्पना मानचित्र कॉन्सेप्ट मैकिंग का अन्य नाम है मानस मानचित्र। नाटक अभिनय उदाहरण है दर्शन सर्वे सहायक सामग्री का। सर्वे शिक्षण सहायक सामग्री उदाहरण है लिखवा बॉल। सर्वाधिक प्रभावशाली सर्वदर्शी, दोनों होगी तो प्रभावशाली सर्वाधिक हो जाएगी। 1 2 बता। चित्र विस्तारक यंत्र किस सहायक सामग्री? चित्र विस्तारक दर्शी है। प्ला लाइन बोर्ड, बोर्ड देख तो दृश्य कर देना सीधो चित्र प्रदर्शन। तो अगला टॉपिक तुम्हारा अलग है, ये हो गया।